बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं शहजाद हुसैन भट्ट। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फेस टू फेस। नाज़रीन, पाकिस्तान में बढ़ती हुई दहशतगर्दी, और मैं समझता हूं दहशतगर्दी से बात अब थोड़ी सी ऊपर चली गई है, क्योंकि मैं समझता हूं कि पाकिस्तान इस वक्त हालत जंग में है और तमाम इतराफ़ से जिस तरह हमें जकड़ा जा रहा है वो एक इंतहाई मशकूक बात है इस वक्त, और देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान इन तमाम मामलात को कैसे देखता है। इसके साथ साथ मेरी दूसरी टॉप स्टोरी होगी क्रिकेट के ऊपर। नाज़रीन, क्रिकेट पे भारत मुसलसल मनफी प्रोपेगेंडा करता जा रहा है, ये क्या बात है, इस पे बात करेंगे। और पाकिस्तानी मईशत इस वक्त हुकूमत का तो दावा है कि इस वक्त तेज़ी से उसको ऊपर लेकर जाया जा चुका है, लेकिन इस वक्त अरकान कौमी असम्बली और इनकी तनख्वाहों पर भी बात करेंगे कि ये 2 से 5 लाख रुपए तक जो बातें जा रही हैं ये क्या हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं इंतहाई काबिल एहतराम जनरल जाहिद महमूद साहब से। जाहिद साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम शहजाद भट्ट साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। जाहिद भाई, मैं तो आज सीधा ही आपको फिक्रा ये पहला ये कहूँगा कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान इस वक्त हालत जंग में है और हमें बाहर के जो दुश्मन हैं उनके साथ तो मुकाबला आप कर रहे हैं, लेकिन अंदरूनी तौर पर भी जो हमारे दुश्मन हैं वो भी अपना काम बिल्कुल उसी तरह कर रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी एक बम धमाका करने वाला शख्स अपनी जैकेट के हमरा लाहौर पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया है, और उसको जो सहूलतकार थे वो मेरे लाहौर में मौजूद थे। क्या देख रहे हैं आप, बाहर से कैसे लड़ना है और अंदर के अफराद से कैसे लड़ना है? 2 लड़ाइयाँ आपकी मेजर साहब। जी शहजाद भाई, मैं कहूँगा जी 3 लड़ाइयाँ हैं, लड़ाई ऐड कर लें। जो आपने पहली फंडामेंटल स्टेटमेंट बनाई है कि जी पाकिस्तान हालत जंग में है, तो इसमें तो कोई 2 राय नहीं है जी। और अगर किसी पाकिस्तानी को इस चीज़ की समझ नहीं है तो फिर इसका मतलब है कि ना तो उसका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक है, ना पाकिस्तान की सॉवरेनिटी से कोई ताल्लुक है, ना पाकिस्तान की स्टेट में उससे कोई प्राइड है जी। उसकी एग्जिस्टेंस पाकिस्तान के लिए होना ना होना एक बराबर है। जिस शख्स में भी, जिस डोमेन में भी वो काम कर रहा है, जिस कॉन्टेक्स्ट में है, चाहे वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का शख्स है, कोई भी है, जिसको अदराक नहीं आज जंग का, उसको पाकिस्तानी कहते हुए मुझे थोड़ी सी तकलीफ और दिक्कत होगी जी। तो हालत जंग में 3, आपने 2 प्रॉन्ग कहा, मैं कहता हूँ जी 3 प्रॉन्ग इस तरह हो गया है कि आप ईस्टर्न बॉर्डर तो हमारा है ही है, कश्मीर, सियाचिन और इंडिया के साथ जो हमारी टेंशन है, इंडिया ने बड़ा स्मार्टली अपने आप को पोजीशन किया है जी वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर, दैट इज अफगानिस्तान फ्रॉम आउटसाइड। और तीसरा महाज जो है वो डिफरेंट शेप्स में फ्रॉम विद इन द स्टेट, जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं, जिसमें टेररिज्म भी शामिल है जो बाकी दोनों महाजों के साथ मिलकर कर रहा है, और उसके अलावा सोशल डोमेन में, पॉलिटिकल पोलराइजेशन की डोमेन में, और हाइब्रिड की जो तमाम फेसेट्स है ना जी, जिसको हम कहते हैं डिप्लोमेसी के अंदर आप कह लें, या इंफॉर्मेशन में कह लें, इंटेलिजेंस में कह लें, मिलिट्री कह लें, इकोनॉमिक कह लें, लॉफेयर में कह लें, तमाम चीज़ों की जो उसके फेसेट्स है एक हाइब्रिड वार के, उस तमाम में इसका, और मीडिया खास तौर पे इंफॉर्मेशन की जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, बहुत ही स्ट्रांगली इसकी इम्प्लीमेंटेशन हुई है जी। और जो सोशल मीडिया है हमारा, वो इस वक्त लीड में है इस जंग को अगेंस्ट अस। तो आप अंदाजा लगा लें, मैं सारी चीजें आपकी इसलिए गिनवा रहा हूँ कि ये वो डोमेन है जिस पे रिस्पॉन्स जानना है। तो जब ये रिस्पॉन्स जानना है तो मिलिट्री जो है वे एक एस्पेक्ट मैंने गिनवाया जी, बाकी 7 से 8 एस्पेक्ट मैंने वो गिनवाए हैं जो दूसरी डोमेन में है। अब बट सब एक फंडामेंटल बात मैं यहाँ पे कर देना चाहता हूँ, फिर इस पर हम डिस्कशन फर्दर कर लेंगे। ये जो वॉर है जी और मिलिट्री एप्लीकेशन है, आपने बस सुनी होगी कि जी लोग कहते हैं कि जी मिलिट्री ऑपरेशन जरूरत नहीं है, पॉलिटिकल सोल्यूशन निकालें, नेगोशिएशन करें, वो जरूरी है। ये जो मिलिट्री एप्लीकेशन है ये सबको समझने की जरूरत है, ये पॉलिटिक्स ही है। दिस इज अनदर वे ऑफ एम्प्लॉइंग पॉलिटिकल टूल, दिस इज पॉलिटिक्स की एक्सटेंशन है। मिलिट्री कोई अलग चीज है ही नहीं। पॉलिटिशियंस ने पॉलिसी बनानी है, पॉलिटिक्स करनी है, पॉलिटिक्स में इस मिलिट्री इंस्ट्रूमेंट को यूज करना है टू रीगेन द डेटरेंस, या एक ऑब्जेक्टिव हासिल करके फिर आपने अपनी पॉलिटिक्स लगानी है। तो 40 से 45% से ज्यादा ये मिलिट्री नहीं है। तो मिलिट्री को पॉलिटिक्स से अलग करना, या पॉलिटिकल अप्रोच से, या पॉलिटिकल एम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टेट से अलग करना ज्यादती होगी, ये उसी का हिस्सा है। तो अब आपने देखना है कि पॉलिटिक्स के कौन से टीयर्स हमने इस्तेमाल करके अपने पॉलिटिकल एम्स अचीव करने हैं, और इस जंग ने जिसमें हम हैं, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, लड़नी पॉलिटिशियंस ने है, लीडर्स ने है, उन्होंने स्ट्रेटजी बनानी है, उन्होंने जो नेशन स्टेट के तीनों पिलर्स हैं उनको जोड़ना है, गवर्नमेंट, मिलिट्री और अवाम।
अब देख लें कि हमारे पॉलिटिकल लीडर। जनरल साहब, आपको बाहर के दुश्मनों से ज्यादा खतरा है जो पाकिस्तान में मकीन दुश्मन है और जो सहूलतकार हैं उनसे ज्यादा खतरा है? जी, फिफ्थ कॉलमिस्ट जो विद इन द स्टेट होते हैं वो बहुत ही खतरनाक होते हैं। और एक तो वो हाइब्रिड की एप्लीकेशन में वो पता भी तब चलता है जब वो दुश्मन के हाथों में बिक चुके। अच्छा, कुछ तो विटिंगली है बट साहब, कुछ तो जानबूझ के कर रहे हैं जिनकी इकोनॉमिक्स अटैच है इसी के साथ। जिस तरह बलोचिस्तान की इंसर्जेंसीज में आप कुछ देख लें, टीटीपी के वो मिड टियर अपर टियर, इन लोगों को तो विटिंगली पता है। अच्छा, जो बाहर बैठे हुए हैं उनको भी कईयों को पता है, आपको पता है। और ये सिर्फ एक रॉ नहीं है, पूरा एक रेड सिंडिकेट है। खासतौर पे बट साहब बलोचिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में अब मैं ज्यादा डिटेल में शायद इसके ऊपर बात ना कर सकूं जी। और कुछ है अनविटिंगली, कुछ नादान दोस्त है जिनको पता नहीं चलता कि वो सोशल मीडिया की डोमेन में कह ले या किसी और डोमेन में कह रहे हैं। जनरल साहब, अली अमीन गंडापुर साहब तो कह रहे हैं कि अगर उन्हें टास्क दिया जाए तो वो तालिबान को टेबल पर बैठा सकते हैं। दूसरी जानिब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का भी इस हवाले से सॉफ्ट कॉर्नर मैं महसूस कर रहा हूँ। लेकिन मैं अगर आपको अपनी इंफॉर्मेशन और अपनी जो तहकीक है उसके मुताबिक अगर बात करूँ तो हुकूमत ने जो तालिबान से शकई सरारोगा और सवाद समेत जो मुज़ाकरात अमन मुआहदे किए थे, मेरे ख्याल के मुताबिक उसके मौसर नताइज नहीं निकले। अगर कंपैरिजन करूँ इसको रद्दुल फसाद से या ज़रब अज़ब से, तो वहाँ पर मुझे नताइज ज़्यादा बेहतर मिले थे। मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ, आज 2025 में मुज़ाकरात में अमन मुमकिन है या फिर ऑपरेशन ही इसका वाज़ेह हाल है? क्लियर स्टांस क्या है हुकूमत का? मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए भी आपको एक सर्टेन हद तक ऑपरेशन करना पड़ेगा। ये कैंसर बहुत फैला हुआ है और जो इकोनॉमिक्स इसमें इन्वॉल्व हो गई है वो बहुत ह्यूज है जी। उसको चैलेंज करना या उसको काउंटर करने के लिए आपको बहुत चीजें करनी पड़ेंगी। अफगानिस्तान की सिचुएशन को देखें, अभी इट इज नॉट ओनली पाकिस्तान विल, सिचुएशन इन अफगानिस्तान इसको डिक्टेट करेगी। और फिर सबसे बड़ी बात है, जो हिंदुत्व माइंडसेट वाला हमारा नेबर है, जो मेन स्पॉन्सर है इसका, उस पर डिपेंड करेगा कि वो वॉर को कहां तक ले जाना चाह रहा है। आपकी मर्जी से तो वो वॉर नहीं खत्म करेगा। और अगर उसने अपनी विल शो कर दी है टू इंप्लीमेंट ये उस वॉर के ऊपर, जब विल शो हो गई है तो हमने अपना प्लान जो है उसकी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी पे डिपेंड करके बनाना है जी काउंटर प्लान। हम ये नहीं सोचेंगे कि वो बड़ी मेहरबानी कर देगा। अगर उसकी कैपेसिटी कैपेबिलिटी है इस जंग को इसी डोमेन में आगे ले जाने की, तो हमने रिस्पॉन्स भी वैसा देना है। आपने बिल्कुल आइडेंटिफाई सही किया है कि बहुत से माजी में चीजें हुई हैं। देखिए, वहां की जो अफगानिस्तान की नेचर है, माजरत के साथ, विद ऑल माई रिस्पेक्ट, अफगान भाइयों के साथ अवाम बेचारी उनकी भी पिस रही है, लेकिन वहाँ की जो हिस्ट्री हम देखते हैं वो कितनी शानदार नहीं है। मैंने इन्हीं मुजाहिदीन को, हमने छोटे थे लेकिन खाना काबा के बीच में मुआहदे करते हुए देखा, और आपको हिस्ट्री का बहुत अच्छी तरह इल्म है कि उन्होंने उस मुआहदे के साथ वापस जाके क्या किया रशियन इन्वेजन के बाद। फिर आप दोहा अकॉर्ड आपके सामने है जहाँ पे प्लेजेस की गई हैं, तो वो उसका नतीजा आपके सामने है। आपने ये 4 मुआहदे गिनवा दिए जो पाकिस्तान ने मुख्तलिफ मौके पर किए। तो जितना पीस को टाइम पाकिस्तान ने दिया शायद ही किसी ने दिया हो। और एक चीज होती है बट साहब, डेटरेंस। जब डेटरेंस नहीं होगी तो यू विल नॉट फाइंड ईयर्स जिनके ऊपर आपकी बातों का कोई असर होगा या वो आपकी बात सुनेंगे। डेटरेंस होगी तो बहरे कान भी आपको सुनना शुरू कर दें। जनरल साहब, मैं आपको लेके जाना चाहता हूं इसराइल की तरफ। अगर आप यूनिसेफ के मुताबिक इसराइल के हमलों में 3 रोज सिर्फ की बात अगर देखें तो 200 बच्चों समेत 600 के करीब फलस्तीनी जो है मेरे भाई शहीद हो चुके हैं। और फ्रांसीसी सदर जो हैं वो कॉन्फ्रेंस बुलाने की बात कर रहे हैं। मैं किबला आपसे ये जानना चाहता हूँ, मुस्लिम ममालिक और मगरबी दुनिया सिर्फ मुज़ाकरात, ऐलानात, ये इसराइली बर्बरियत को रोकना मेरे ख्याल में तो नामुमकिन है। जनरल साहब, आप मुझे मेरी रहनुमाई फरमाएं। जी, मिडिल ईस्ट में अनफॉर्चुनेटली बहुत ही सिचुएशन जो है वो वर्ष थी। मैं तो आपको याद होगा बट साहब, आपके ही प्रोग्राम में मैं 2 दफा ये कह चुका हूं कि ये इसको तो मैं सीज फायर मानता ही नहीं था जी। ये सीज फायर जब अभी शुरू हुआ था तो मैंने कहा था ये ऑपरेशनल पॉज है, वो रीगेन करेंगे, रीसेट करेंगे। अब ओनली जो मुझे इस वक्त होप नजर आ रही है थोड़ी सी, वो यही है जब तक हमारा यूनाइटेड स्टांस नहीं जाता, जब तक हम देखें ना, मैंने अपने कॉन्टेक्स्ट और पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में किया है कि जी जब तक थोड़ी सी डेटरेंस नहीं इस्टेब्लिश होगी, तो इस्लामिक वर्ल्ड, खासतौर पे मिडिल ईस्टर्न जो इस्लामिक वर्ल्ड है, जब तक वो अपनी थोड़ी सी डेटरेंस नहीं क्रिएट करेगा। डेटरेंस जरूरी नहीं होती कि मिलिट्री डोमेन में ही हो, इकोनॉमिक डोमेन में भी हो सकती है, पॉलिटिकल डोमेन में भी हो सकती है, सोशल डोमेन में भी हो सकती है, ह्यूमन राइट्स के डोमेन में भी हो सकती है। बहुत सी अच्छे और ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके ऊपर आप काम करके प्रेशर डेवलप कर सकते हैं। और सेकेंडली जो अभी थोड़ा सा होप मुझे नजर आई है या कोई
बिल्ड कर सकता है। तो वो जो विद इन इजराइल आपने देखा होगा कि एंटी याहू नेतन्याहू जो है ना, वहां पे थोड़ा सा अभी प्रेशर बढ़ रहा है, क्योंकि नेतन्याहू मोस्टली ये एक्शंस कर रहा है जी अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को एड्रेस करने के लिए, अपनी वीक कोलिशन को मेंटेन रखने के लिए और अपनी सियासत को ठीक करने के लिए। तो वहां से इंटरनली अगर उस पर प्रेशर कोई बनेगा तो शायद कोई तब्दीली आ जाए, वरना जब तक हमारे इस्लामिक कंट्रीज, अब क्योंकि फलस्तीन के लोग तो देखे ना, दे आर मिसिंग फ्रॉम द टॉक्स। और आपको एक चीज बट साहब याद रखनी चाहिए कि इफ यू आर नॉट इन द रूम तो यू आर इन द मेन्यू, फिर आप खाए जाएंगे। आप कमरे में तो हैं ही नहीं डिस्कस करने के लिए, तो आप मेन्यू में आप दुरुस्त कह रहे हैं, अगर फिर हम खाए जाएंगे। लेकिन इसी पर मैं आपसे अगला सवाल पूछना चाहता हूं, क्योंकि मैंने पेंटागन की रिपोर्ट पढ़ी, उसके मुताबिक अमेरिका अफगानिस्तान में $7 अरब मालियत के साजो सामान फौजी छोड़ के चला गया। अब जंगल में लगने वाली फिर आग को पाकिस्तान अकेला रोक सकता है? बट साहब बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन आपने किया जी, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। देखिए अब पाकिस्तान के लोग जो हैं और इंटेलिजेंसिया भी, यार आपको, हमें पाकिस्तान में जो इंटेलिजेंसिया है या जो थिंक टैंक्स हैं वो हमेशा अमेरिका के साथ अच्छे रवाबित को बड़ी फोकियत देते हैं और वो यहाँ पे माइंड भी बनाते रहते हैं लीडरशिप का, डिसीजन मेकर्स का। बट फर्स्ट टाइम मैंने वहां पे भी देखा है कि एक अनईजीनेस है जी। ये जो 7 बिलियन का देखे, ये कोई विड्रॉल अफगानिस्तान नेशनल आर्मी या कोई हुती मिलिशिया या कोई अफ्रीकन मिलिशिया या कोई आई मीन इल ऑर्गेनाइज्ड फोर्सेस का विड्रॉल नहीं था। दिस वाज द विड्रॉल ऑफ द नेटो फोर्सेस और अमेरिकन फोर्सेस का विड्रॉल था। इट वाज सपोज्ड टू बी, विड्रॉल की भी पूरे एक स्ट्रेटजी होती है जिससे किया जाता है। अब यहाँ पर ये भी थिंकिंग आ गई जिन थिंक टैंक्स और लोगों के, वो यार व्हाई दिस वेपन्स और ये एमिनिशन क्यों छोड़ के गए हैं, ऐसे इसका पर्पस देखिए ना। अमेरिकन जो है वो तो खांसते भी हैं तो पर्पस से खांसते हैं जी, हंसते भी हैं तो पर्पस से हंसते हैं। और एवरी बिल, एक डॉलर जो है दैट इज काउंटेड फॉर, और जब तक पर्पस पे यूज ना हो तो उसकी अकाउंटेबिलिटी है। वो कोई और थर्ड वर्ल्ड कंट्री नहीं है कि वहां पे अकाउंटेबिलिटी ना हो। तो $7 अरब की अकाउंटेबिलिटी नहीं हुई बिफोर दी वॉर, ये हो नहीं सकता। अब वो रीजन क्या होंगे ये बाद में पता चलेगा, और अगर वो गलती से कर गए, छोड़ गए, तो अमेरिका को समझ लेना चाहिए कि ये थ्रेट, तो पाकिस्तान मुकाबला कर सकता है अकेला? इसका भी जवाब दीजिए जनरल साहब। नो वे, नो। देखिए बट साहब, इस वक्त दुनिया में कोई भी मुल्क इंक्लूडिंग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अकेला अफगान किसी भी जंग में मुकाबला नहीं कर सकता। आपने देख लिया अमेरिकन यहाँ पे 20 साल की एप्लीकेशन के बाद मेरी नजर में तो नाकाम होके गए हैं जी। यहाँ पे वो अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव, जो भी उनके ऑब्जेक्टिव थे, वो अलकायदा को खत्म करना चाहते थे, वो किसी न किसी शक्ल में मौजूद है। तालिबान रजीम को रिप्लेस करना चाहते थे, दे आर बैक इन पावर। वो अफगानिस्तान की सरजमीन को महफूज करना चाहते थे, टेररिज्म से पाक करना चाहते थे, वो फिर दोबारा सरजमीन बन गई है ट्रांसनेशनल टेररिज्म की। अफगानिस्तान के अंदर गवर्नमेंट और ऑल इंक्लूसिव गवर्नमेंट लाना चाहते थे वो। तो कोई एक ऑब्जेक्टिव भी पूरा नहीं हुआ अमेरिकन एप्लीकेशन का। तो अमेरिका अगर फेल हो गया तो आपके, और नेटो इतने साथ थी, मोर देन 56 कंट्रीज के कोलिशन था, फिर नॉन नेटो अलाइज थे, इतनी ह्यूज कोलिशन अपने ऑब्जेक्टिव्स नहीं हासिल कर सकी, तो आपका क्या ख्याल है कि अकेले आप हासिल कर लेंगे? पाकिस्तान इस रीजन की कुंजी है भट्ट साहब। पाकिस्तान के कंसर्न को एड्रेस किए बगैर, पाकिस्तान को लिए पीस को लाए बगैर दुनिया की कोई ताकत इस एरिया में कामयाब नहीं हो सकती। पाकिस्तान इज अ की फिगर। अब हमारे पॉलिटिशियंस, हमारे लीडर्स पे डिपेंड करता है कि हम। बहुत शुक्रिया मेरे इंतहाई काबिल मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब। मेजर साहब, जनरल साहब खुद बाजौड़ में स्पॉट पर खड़े होकर ऑपरेशन को करते रहे हैं और उन्होंने एक वाज़ेह फिक्र आज कह दिया है कि अगर दुनिया भर में पाकिस्तान में पीस अगर आएगा तो वो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान में पीस आने के साथ ही पूरी दुनिया और ख़ित्ते में जो है वो अमन पैदा होगा। नाज़रीन, मैं आपको लेके जा रहा हूँ एक छोटी सी शॉर्ट ब्रेक पर, और ब्रेक से वापसी के ऊपर मैं बात कर रहूँगा क्रिकेट के ऊपर, क्योंकि भारत जो है वो जिस तरह मनफी प्रोपेगेंडा बहुत अरूज पे ले गया है, इस पर बात करेंगे कि इस वक्त क्या क्रिकेट चल रही है और क्या मनफी प्रोपेगेंडा है। मेरे साथ रहिएगा। शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। नाज़रीन, बात करेंगे पाकिस्तानी क्रिकेट पर। तो अगर क्रिकेट पर बात करनी है तो एक बड़ा नाम यासर इरफात, साबिक टेस्ट क्रिकेटर है और हाई परफॉर्मेंस कोच साउथ अफ्रीका, और इससे कबल पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के साथ भी वाबस्ता रहे हैं। यासर इरफात भाई, मैं आपसे सीधा ही ये पूछना चाहता हूँ, आपने बहुत डोमेस्टिक क्रिकेट खेली और मेरा ख्याल है पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने वाली आप ही शख्सियत है। आखिर हमारे खिलाड़ी डोमेस्टिक क्रिकेट से क्यों भागते हैं, और टैलेंट जो है वो हंट प्रोग्राम पीसीबी जो शुरू कर रही है,
आप इन दोनों बातों को किस निगाह से देखते रहे यासर अरफात साहब? थैंक यू वेरी मच सिराज भाई। और नहीं, मेरे अलावा भी कई लोगों ने बहुत सारी क्रिकेट खेली हुई है। मैंने भी कुछ हद तक 15-20 साल फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली है। देखिए, हमारे लड़के जो है क्रिकेट से भाग इसलिए रहे हैं कि देखिए, पास्ट में होता था कि आपके पास ऑप्शंस कम होती थी। आप पाकिस्तान की डोमेस्टिक खेलते थे या काउंटी क्रिकेट एक आप जाके खेलते थे और फिर पाकिस्तान के लिए खेलते थे। अब ये है कि लड़कों के पास ऑप्शंस इतनी आ गई हैं कि जितनी फ्रेंचाइज क्रिकेट हो चुकी है, दुनिया की लीग्स हो चुकी हैं, और आपको छोटे कम अरसे में ज़्यादा पैसा और आप पे प्रेशर भी नहीं होता। तो हर बंदा आसानी की तरफ जाता है। और जो T20 फॉर्मेट है, ये आसानी से पैसा कमाना, शोहरत कमाना की एक वजह भी है, जिसकी वजह से हर प्लेयर उस तरफ जाता है। मगर रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बनती है कि हम लोग जब बात करते हैं कि हमारी क्रिकेट क्यों तनज़ुली की तरफ जा रही है, रिजल्ट्स उस तरह अच्छे क्यों नहीं दे रही, उसकी एक रीज़न ये भी है कि हमारा क्रिकेट बोर्ड भी अपने प्लेयर्स को उस तरीके से लुक आफ्टर नहीं कर रहा इन टर्म्स ऑफ कि उनको फाइनेंशियली, और उसके साथ साथ जो एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट होता है, जो ज़ाब्ता है, कानून होता है क्रिकेट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपने प्लेयर्स के लिए जो बनाना चाहिए। जिस तरह इंडिया की टीम है, इंडिया के जो प्लेयर्स हैं वो सिर्फ उनकी IPL ही खेलते हैं। सिमिलरली अगर आप देखें, ऑस्ट्रेलिया की टीम टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में है, उसके बावजूद उनके जो प्लेयर्स हैं उन्होंने IPL को तरजीह नहीं दी, उन्होंने तरजीह दी अपनी मुल्क को और अपने जो टेस्ट का फाइनल है जो कि इन गर्मियों में इंग्लैंड में होना है। तो इस तरीके से मैं समझता हूं कि ऑब्वियसली प्लेयर्स का अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है, उसके साथ साथ ज्यादा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बनती है कि जिसकी वजह से वो अपने लड़कों पे तवज्जो भी दे और उनको फोर्स भी करे कि लॉन्गर फॉर्मेट और अपनी जो पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट है उस पर ज्यादा तवज्जो दे। और PCB टैलेंट हंट प्रोग्राम शुरू कर चुका है, किस निगाह से देखते हैं आप? देखिए, मैंने आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी है। मैं ये समझता हूँ कि ये एक पैसे का फजूल भी उनका ज़ाया भी है, और उसके साथ साथ टाइम का भी। देखें, ऑलरेडी स्कूल क्रिकेट थोड़ी बहुत तो होती है। अगर आपने अपनी क्रिकेट को बेहतर करना है तो आपकी जो ऑलरेडी एज ग्रुप क्रिकेट है, जो आपकी पाथवे क्रिकेट है, उस पे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। आपकी जो अंडर 19 की, मैं देखें लास्ट ईयर अंडर 19 वर्ल्ड कप के बाद एक भी अंडर 19 का कोई टूर हार्डली कोई हुआ है। तो आप अगर इधर उधर की चीजें करते रहेंगे, आपको अगर बेहतर करना है तो आपको अपनी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो पाथवे और जो कोचिंग का निजाम है, जिस तरीके से कोचेस पाकिस्तान क्रिकेट टीम में या पाकिस्तान जूनियर या एकेडमी लेवल पे या फर्स्ट क्लास लेवल पे अपॉइंट किए जाते हैं, उस प्रोसेस को बेहतर करने की जरूरत है। अपने कोचेस को जो है वो उनको एक्सपोजर या उनको और उनकी जो नॉलेज है या जो उनकी कोचिंग की जो एबिलिटीज है उनको बेहतर करने की जरूरत है। बजाय ये कि आप स्कूलों में जा रहे हैं, ठीक है, एक अच्छी बात है, मगर ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का काम नहीं है, ये स्कूलों का काम है। आप उनको गाइडलाइन दे सकते हैं, आप उनको जाके इंटरफेयर नहीं कर सकते। यासर भाई, आप कोचिंग की बात कर रहे हैं तो मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक आप भी लेवल 4 के कोच हैं और इंग्लैंड में बैठे हुए हैं। कभी PCB ने आपके साथ कोई राब्ता कायम किया, या अगर कभी आपको ऑफर हो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए तो क्या करेंगे आप? देखिए, जिस तरीके से निज़ाम चल रहा है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चल रहा है, मैं तो चाहता हूं ना ही राब्ता करें तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि मैं पिछले साल ही एक काम करके गया हूं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में और मेरा बड़ा ही बुरा एक्सपीरियंस रहा। तो अभी मैं साउथ अफ्रीका की टीम के साथ था चैंपियंस ट्रॉफी में, बेहतरीन मेरा एक्सपीरियंस वहाँ रहा। जिस तरीके से वहाँ पे मुझे वहाँ के प्लेयर्स ने, इतने बड़े बड़े प्लेयर साउथ अफ्रीका की टीम में, उन्होंने मुझे जिस तरीके से वेलकम किया, तो मुझे तो बड़ा ही अच्छा इन्वायरमेंट मैंने देखा और मैंने खुद सीखा भी। और जो मेरी अपनी नॉलेज थी, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस प्लेइंग का भी था और कोचिंग का था, वो मैंने उन लोगों में पास ऑन किया। तो बाकी रही बात, देखिए, खिदमत हमेशा हम करना चाहते हैं और ये हमारा अपना मुल्क है और मैंने सारी क्रिकेट इसी मुल्क के लिए खेली है। मगर देखिए, उसके लिए एनवायरनमेंट भी आपको चाहिए होता है। आपकी इतनी गलत आपने प्रेसिडेंट सेट कर दिया है कि आपके मुल्क में अब फौरन कोई तो बहरहाल कोई नहीं आएगा। जिस तरीके से गैरी कर्स्टन और जैसन गिलिस्पी के साथ हम लोगों ने किया, हम लोगों की इंटरनल पॉलिटिक्स और हमारे जिस तरीके से एक्स क्रिकेटर्स ने जो उनके जिस तरीके से इंटरनल पॉलिटिक्स खेली गई, तो मैं ये समझता हूँ फौरन कोई तो बहरहाल नहीं आएगा। आप मेरी बात करते हैं तो मैं भी बहुत सोच समझ के अगर कभी ऐसी बात आई, अभी तो कोई ऐसी चीज नजर नहीं आ रही। यासर भाई, मैं आपके साथ दोबारा सवाल पर आऊंगा, लेकिन इस वक्त मेरे साथ कुरैशी सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है और बड़ी इंफॉर्मेटिव जर्नलिस्ट है, वो भी मेरे साथ है। आकिब, आप मुझे सुन रहे हैं? जी सर, मैं आपको सुन रहा हूं, मैं आपको सुन पा। आकिब भाई, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो मुझे सीधा ये बताएं कि भारतीय मीडिया ने शोर मचा रखा है, पाकिस्तान को भारी माली नुकसान हो गया चैंपियन ट्रॉफी से, जबकि PCB कहता है कि हमें रिकॉर्ड मुनाफा हो गया है। जानना है आपसे ये चाहता हूं कि हम इंडियन मीडिया की तरह, अल्लाह माफ करे, को बाइस जर्नलिज्म पर यकीन नहीं रखते।
जो सच है वो अवाम के सामने पेश करे। किसकी मानेंगे आप, भारत की या पाकिस्तान की, वो अवाम पर छोड़ दे, लेकिन जो सच है पीसीबी का या इंडियन आईसीसी का वो हमें बताइएगा। देखिए भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया आपका। ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है जिस पे आप डिस्कशन कर रहे हैं। यासिर भाई भी इस पे काफी गहरी नजर रखते हैं, आपकी भी काफी गहरी नजर है। यहाँ पर थोड़ी सी ना चीजों को क्लियर करने की जरूरत है। जो इंडियन मीडिया जिस चीज पे चला रहा है, जिस चीज को लेके चला रहा है, या जिन चीजों को मिक्सअप कर रहा है, वो हमारी अपनी ही करता धरता करतूत है, उसको लेके जा रहा है। आपको याद है कुछ दिन पहले नेशनल T20 कप के हवाले से खबर आई थी। उसमें ये खबर आई थी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नेशनल T20 कप जो शुरू हो रहा है उसमें खिलाड़ियों की कटौती कर दी है। 40,000 रुपया तनख्वाह थी, उसको 10,000 रुपया कर दिया। अब इंडियन मीडिया के पास मौका चाहिए होता है, इंडियन मीडिया को, कि वो किसी तरह पाकिस्तान को लताड़े। अब उन्होंने इस चीज को चैंपियंस ट्रॉफी के साथ जोड़ दिया। यहाँ पर दो चीजें मैं आपको क्लियर बता देता हूँ खुल के। देखिए, जुलाई 2024 में $70 मिलियन की एक बजट मंजूर किया गया था चैंपियंस ट्रॉफी का, $70 मिलियन। और ये आईसीसी उस मुल्क को देता है जो मुल्क होस्ट करता है। अब इस चैंपियंस ट्रॉफी का होस्ट पाकिस्तान था, तो $70 मिलियन तो पाकिस्तान को मिल गए। उसके बाद $6 मिलियन आपकी होस्टिंग फीस होती है, जो कि तमाम क्रिकेट बोर्ड्स को मिलती है, और उनकी स्वाबदीद होती है वो उसको खर्च करें या ना करें। अब कजाफी स्टेडियम को लेके कुछ इंडियन मीडिया और कुछ हमारा मीडिया भी इस चीज को एग्जैजरेट कर रहा है कि जो है मामला बड़े खराब हुए हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नुकसान में जा रहा है। तो अगर हम चीजों को जरा क्लियर करके देखें, $70 मिलियन आपको एक मिले, वो सिर्फ इवेंट के लिए है, उसमें आपने इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है उसमें। और जो कजाफी स्टेडियम की रेनोवेशन है, जो कराची की रेनोवेशन है, जो रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम की रेनोवेशन है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर में आती है। अब $70 मिलियन आपने सिर्फ जो है किराए पे खर्च करने हैं, ट्रैवलिंग पे खर्च करने हैं, सिक्योरिटी पे खर्च करने हैं, इसको समाप्त कर रहे हैं। आकिब भाई, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मुख्तसरन बताएं, मैं अगले सवाल पे जाना है। किसी किस्म का व्हाट्सएप किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं है, लेकिन एक बात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो कह गया है कि उनको 3 अरब का फायदा हुआ है, तो 3 अरब का फायदा हमें तब पता चलेगा जब हमारे पास कोई ऑफिशियल सबूत आएगा, या पेपर आएगा, या हमें उनकी प्रेस रिलीज मिलेगी, तब हमें पता चलेगा। अभी तो हमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से सिर्फ ये बताया गया है कि 3 अरब रुपए का हमें फायदा हुआ है चैंपियंस ट्रॉफी से। ठीक कह रहे हैं आप, तो जब तक डॉक्यूमेंट सामने नहीं आएंगे तब तक नहीं। मैं आपसे आकिब भाई ये जानना चाहता हूं, हमने तो नाम सुना है हुसैन नवाज, हसन नवाज, ये आपकी क्रिकेट में हसन नवाज साहब कौन आगे हैं? इनका जरा प्रोफाइल दे। न्यूजीलैंड के खिलाफ चिक्को की जिसने बरसात कर दी है, सारा पाकिस्तान हसन नवाज कर रहा है। ये कहाँ से आया है, कौन लाया है, कहाँ का रहने वाला है, लैया से क्या ताल्लुक है, कुछ बताएं हसन नवाज का प्रोफाइल। देखें सर, हसन नवाज जिसे आपने अभी बताया है, 2022 से पहले तक ना हम एक ही हसन नवाज को जानते थे, लेकिन 2022 के बाद हम हसन नवाज को जानना शुरू हुए। और अब 2 दिन पहले पूरी दुनिया हसन नवाज को जानने लगी है। छक्कों की जो बरसात करता है, लैया से बेसिकली इसका ताल्लुक है, और इस्लामाबाद में क्रिकेट इसने खेली हुई है। लकी स्टार क्रिकेट क्लब की तरफ से ये खेलता था। उसके बाद ये बड़ा मशहूर था अपने इलाके में, लैया में। इसके अभी भी इलाके में चले जाएं तो ये बड़ा मशहूर है कि वहां पे टेप बोल के सिंगल विकेट्स होते हैं, सिंगल विकेट बड़ी खेलता था। और ये बैट्समैन था, इसको घर के इसके इलाके के जो दोस्त होते थे, वो इसको घर से बुला के लाते थे, यार तू मेरे तरफ बैटिंग करनी है। कैसे आ गया आकिब भाई, ये कौन है पीछे? देखें, व्हाट्सएप टैलेंट है इसके पीछे। सिर्फ एक अच्छा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक अच्छा चीज दिखाई कि इस पे जो है इन्वेस्ट किया। 2-3 लड़के हैं, अब्दुल समद है, हसन नवाज है, आल्दो के इन्होंने फर्स्ट क्लास कुछ नहीं खेला, डोमेस्टिक कुछ नहीं खेला। ऑब्वियसली ये अभी तक तो ये लग रहा है कि टैलेंट है। अब खुदा ना खास्ता ये आगे जाके इनका बैक कोई स्ट्रॉन्ग ना निकला है, क्योंकि बज़ाहिर तौर पर तो लगता नहीं है कि इनका कोई बैक स्ट्रॉन्ग है, या कहीं से प्रॉपर एक खेल के आए हैं और एक नए सेटअप के साथ आए हैं, जिसको हम यहाँ आकिब भाई, मैं यासिर अरफात की तरफ जा रहा हूँ, लेकिन एक शार्प सवाल आपसे करूंगा, काइंडली शार्प जवाब दीजिएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में एक बार फिर तब्दीली की आवाजें आना शुरू हो गई हैं। एक तगड़े साबिक चेयरमैन ने कुछ इशारा हमें भी दिया है, और ये क्या कहानी क्या है, आपके पास कोई खबर है? देखिए व्हाट्सएप आप जो है ना वो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग करते हैं, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करते हैं। अब ये तगड़े चेयरमैन साहब कौन है वो आप बखूबी जानते हैं, लेकिन अब मुझे लगता है कि जिसना नजम सेठी ये 4 दिन पहले अरशद अंसारी साहब हमारे एक दोस्त हैं, उनकी इफ्तार पार्टी पे मैं भी उनके साथ ही बैठा इफ्तारी की थी, अल्हम्दुलिल्लाह तगड़े हैं वो। जी सर,
जी जी सर, मैं समझ गया हूँ, आपकी बात समझ गया हूँ, लेकिन अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में इस तरह की मामला जो है, इस चीज पे किसी किस्म की बात नहीं की जा रही। और दूसरा ये कि आपको इसके लिए अपना कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करना पड़ना है। आपको याद होगा इससे पहले ज़कात अशरफ जो थे वो जो चेयरमैन कमेटी थे वो पीसीबी के चेयरमैन नहीं थे। उससे पहले नजम सेठी साहब भी जो है चेयरमैन कमेटी थे, ऑफिशियल चेयरमैन पीसीबी नहीं थे। अब ये क्योंकि 3 साल के लिए आए हैं और कॉन्स्टिट्यूशन के तहत आए हैं, तो अब जो है इस तरह की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में फिलहाल इस तरह की कोई खबर नहीं है। हाँ, कहीं और से खबर कहीं से निकल, ठीक है, अगर आपको खबर नहीं है तो हम चलते हैं यासर भाई के पास। यासर भाई, क्या समझते हैं जो नया इंटेंट मुतारफ करवाया गया है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की तरफ से, कब तक इस इंटेंट की कामयाबी की आपको उम्मीद है यासर भाई? मैं समझता हूं चैंपियंस ट्रॉफी की जो आपने थोड़ी पहले बात की, मैं वो नंबर्स वगैरह आकिब ने आपको बड़े अच्छे तरीके से बताया, मैं उस तरफ नहीं जाता, मगर जो मैं ही समझता हूं पाकिस्तान का गेन ही गेन हुआ इस टूर्नामेंट से कि आपके 29 साल बाद इतना बड़ा इवेंट आपने होस्ट किया। मैं तो खुद इस चीज का चश्मदीद गवाह हूं, मैं एक्सपीरियंस हूं जिस तरीके से हमारे सिक्योरिटी के इदारों ने, हमारे क्रिकेट बोर्ड ने जिस तरीके से इस चीज को ऑर्गेनाइज किया, हमें इनकी दाद देनी चाहिए। क्रिकेट जो हमने खेली वो एक अलग चीज है, जिस तरह गलत जो क्रिकेट खेली क्योंकि हम उसके लिए तैयार ही नहीं थे। जो रिजल्ट्स आए वो एज अ क्रिकेटर मुझे एक्सपेक्टेड था, मुझे पता था कि पाकिस्तान के रिजल्ट्स यही आएंगे। अब मगर आपने जो बात की ना कि जिस इंटेंट की बात कर रहे हैं, देखिए कुछ हमारे क्रिकेटर, एक्स क्रिकेटर टीवी पे जो बात करते थे कि टैलेंट नहीं है, ये मेरे ख्याल से उनके लिए एक बेहतरीन जवाब है कि आप देखें कि ये एक प्लेयर और इस तरह के कई ऐसे प्लेयर हैं। मैं जब साउथ अफ्रीका की टीम के साथ लाहौर के जो ट्रेनिंग हुई या कराची में हुई या रावलपिंडी में ट्रेनिंग हुई, जो नेट बॉलर्स आके वहां पर बॉलिंग करते थे, तो मैं तो इतना हैरान होता था कि इतना पाकिस्तान में टैलेंट है, तो ये टैलेंट ऊपर क्यों नहीं आता? हमें जो चीज बेहतर करने वाली है वो मैंने जिस तरह पहले भी बात की, एक अपने जो पाथवे है जूनियर लेवल का, अपना जो कोचिंग का स्टैंडर्ड है, उन चीजों को अगर हम बेहतर करें तो ये चीज बेहतर हो सकती है। और इंटेंट की मैं ये समझता हूं कि या तो हमारे प्लेयर अभी तक इस इंटेंट को, इस लफ्ज को समझ नहीं सके, या हमारे कोचेस वो उनको समझा नहीं सके कि इंटेंट क्या होता है। इंटेंट ये होता है कि आपको अगर के कोई लूज बॉल मिली है तब आपने उस पर अटैक करना है। पास्ट में ये होता था कि सेल्फिश अप्रोच की वजह से जो चौके वाली बॉल होती थी या जो छिक्के वाली बॉल भी होती थी उसको वो सिंगल या डबल कर लेते थे अपने रिकॉर्ड्स को बेहतर करने के लिए। बहुत शुक्रिया। मेरे साथ कोच सऊदी का और सीनियर जर्नलिस्ट आकिब कुरैशी साहब थे और ठीक फरमा रहे थे कि चैंपियन ट्रॉफी को जिस खूबसूरत अंदाज में लाया गया, तमाम कौमी इदारे इस पर मुबारकबाद के मुस्तहिक है। नाज़रीन, मेरे साथ रहिएगा, एक शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। पाकिस्तान की मौशियत, अगर मौशियत पर बात करनी है तो पाकिस्तान की मौशियत में बहुत बड़ा एक नाम है, माहिर मौशियत हैं हारून शरीफ साहब। हारून शरीफ साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया। हारून भाई, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब फरमाते हैं कि मजबूत इकदामात से ही टैक्स वसूली बढ़ेगी। बात तो ठीक कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब, लेकिन इसका दूसरा रुख भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि वफाकी वजीरों की तनख्वाहों में 159% अजाफा, जबकि वजीर ममलिकत और मशीरों की तनख्वाहों में 188। दूसरी जानब अगर हुकूमत ने तनख्वाहदार तबके को फौरी रिलीफ देने से साफ अल्फाज में कर ली है माजरत। सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूँ, किबला के मौशियत की बहाली में सिर्फ अवाम ही कुर्बानियाँ देते रहेंगे? असम्बली और कबीना में बैठे मरात याफ्ता जो तबका है वो कब एहसास करेंगे? हारून शरीफ साहब जी, इसके कुछ पहलू हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि सवाल हमारे वज़रा को और पार्लियामेंटेरियन को और वज़ीर आज़म को अपने आप से ये करना है कि आपका मुल्क इस वक्त एक IMF के बेल आउट के पैकेज में है। हमारे मुल्क के अंदर तकरीबन 10 करोड़ लोग गुर्बत की सतह के नीचे हैं। हमारे मुल्क के अंदर बेरोज़गारी बढ़ रही है, मिडिल क्लास की इनकम इरोड हो चुकी है। तो आया ऐसे मौके के ऊपर हमारे जो रूलिंग एलीट है उसको ऐसा सिग्नल देना कि अपने पर्क्स एंड प्रिविलेजेस को 150 से 200% बढ़ा दें, क्या ये मुनासिब दिखाई देता है? दूसरी चीज़ ये है कि अभी रिसेंटली हमने तकरीबन कैबिनेट का साइज़ भी दुगना कर दिया। तो ना सिर्फ कैबिनेट की एक्सपेंशन है, बिल्कुल गैर ज़रूरी हम तो बहुत देर से कह रहे हैं कि आप हुकूमत का साइज़ कम करें। तज्जुब मुझे इस चीज़ पर है, मैंने बहुत साल इंटरनेशनल इदारों के थ्रू काम किया है, IMF के थ्रू भी किया है, कि IMF जो है टैक्स बढ़ाने पे तो जोर दे रहा है, जबकि GDP ग्रोथ नहीं बढ़ रही तो टैक्स के एक्सपेंशन करने पे
हुकूमत तैयार नहीं है। लेकिन IMF अखराजात कम करने पे जोर बिल्कुल नहीं दे रहा। देखिए ना, आपने अगर बजट का खसारा कम करना है तो आप अखराजात तो कम कीजिए ना। हम पर्क्स कम कर रहे हैं ना प्रिविलेजेस कम कर रहे हैं। ओवरऑल सिग्नल इस वक्त ये है कि जो हमारी रूलिंग एलीट है उसका आम आवाम से मेजॉरिटी के साथ कोई ताल्लुक दिखाई नहीं देता है। वो सिर्फ अपने जो हैं तक महदूद हैं, ना वो उनकी भलाई के लिए कोई पॉलिसी मेकिंग ऐसी मौसर कर पाए हैं, ना ही उन्होंने ऐसा सिग्नल दिया है कि वो कुर्बानी देने पे तैयार हैं। उल्टा वो एक्सट्रैक्टिव पोस्ट कॉलोनियल माइंडसेट है कि लोगों से एक्सट्रैक्ट करें और अपनी आप जो है जेब बढ़ाते जाएं। तो अफसोसनाक बात। आपने हारून शरीफ साहब अभी IMF का जिक्र किया, तो मैं उसी हवाले से आपसे यह पूछना चाहूंगा कि वर्चुअल मुज़ाकरात में प्रॉपर्टी पर टैक्स राइट जो है वो 2% कम करने पर IMF मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक रजामंद हो चुका है। आप ये बताएं कि ये जो जमूद का शिकार रियल एस्टेट बिजनेस है, इस पर जो असरात हैं, क्या इससे मौशत की बहाली में कोई फ़ायदा होगा? बेहतरी हो रही है? पाकिस्तान तरक्की कर रहा है? क्या देख रहे हैं हजूर? देखिए, रियल एस्टेट के अंदर अगर आप प्लॉट्स बेचते रहेंगे तो मईशत की बहाली का इससे बहुत कम ताल्लुक है। देखिए, मईशत की बहाली में रियल एस्टेट का लिंक GDP के जो ओवरऑल पाए है उसमें बहुत कम है। ब्रोकर पैसे बनाता है या अगर कैपिटल गेन एक बंदा कमा लेता है, ना इसमें जॉब क्रिएट होता है, ना इसमें कोई एक्सपोर्ट बढ़ती है, ना इसमें कोई प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, ना इसमें टेक्नोलॉजी है। हाँ, अगर कोई मॉडर्न कंस्ट्रक्शन हो रही हो, क्लाइमेट रेजिलियंस हो और लो इनकम के लिए हो, फिर कुछ मईशत के अंदर इसका असरात दिखाई दे सकते हैं। रियल एस्टेट सेक्टर एक ट्रेडिंग सेक्टर है। जो ट्रेडिंग हमारा मुल्क जो है इस वक्त ट्रेडिंग ऑलरेडी आप देखिए सर्विसेज जो है वो GDP का तकरीबन 60% के आसपास है। हमें तो इस वक्त इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन की ज़रूरत है कि एक्सपोर्ट बढ़ सकें ताकि हम IMF के कर्ज को पे कर सकें और आइंदा ना लें। हमें तो ये ज़रूरत है कि हम इतनी चीज़ें बनाएं कि हमें इंपोर्ट ना करना पड़े। हम तो इसेंशियल्स आप देखें, अभी चीनी भी आपने इंपोर्ट की है। तो जिस मुल्क के इस वक्त ये हालात हों, हुकूमत को ड्रास्टिकली अपने खर्चे कम करने चाहिए। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा। देखिए, एक तो थोड़ा सा मैंने ये बहुत ममालिक के साथ डील किया, ये जो आपका इस वक्त मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल जो अंडरस्टैंडिंग का मेमोरेंडम नहीं हुआ इस दफ़ा ड्राफ्ट शेयर, उसका मतलब ये है कि अभी IMF के साथ उनकी कुछ अपने बोर्ड के पास ले जाने से पहले तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हुकूमत को चाहिए कि अपनी टीम को वहाँ पर या तो भेजे या वर्चुअल बात करके जल्दी से, जितना ये बढ़ेगा उतना सस्पेंस रहेगा, गैर यकीनी पैदा होगी, ताकि हुकूमत की एक ट्रांच रिजर्व्स का मामला तो ठीक हो। लेकिन अवाम के लिए इसमें क्या है, हुकूमत की मईशत तो ठीक हो जाएगी, लेकिन अगर अवाम की मईशत के लिए हमें कोई ऐसी पॉलिसी नहीं दिखाई दे रही कि लोगों के लिए इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज निकल सके। यानी कि हारून भाई, आप जो बात बार बार कर रहे हैं के हवाले से, तो हुकूमत ने मईशत को बज़ाहिर तो नीचे गिरने से कुछ बचा लिया है और मज़ीद हुकूमत इसको बेहतर कर सकती है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि 2.5 जो GDP ग्रोथ है, इससे यह हुकूमत आगे निकल सकती है क्या? ये देखिए, IMF प्रोग्राम में ज़्यादा आगे निकलना मुश्किल है, लेकिन आप अगर IMF आपको अपने अखराजात कम करने से, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस से छुटकारा लेने से, पावर सेक्टर के अंदर लॉसेस को कम करने से, या ऐसी इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाने से कि जिससे इंडस्ट्री को इंसेंटिव आए और इन्वेस्टमेंट आए, उससे तो IMF आपको नहीं रोकता है। हमारी सारी तवज्जो एक किस्त के ऊपर है कि IMF की किस्त आ जाए, अगले 6 माह मिल जाए, हमारे खर्चे। देखिए, ये तनख्वाहें बढ़ी हैं, ये सब कर्ज से पे हो रहा है। हमारा 52% बजट कर्ज की अदायगी में जाता है। तो हमें बड़ा क्लियर होना पड़ेगा कि ये कर्ज की कब तक हम पीते रहेंगे शरबत के जनाब, ये कब तक चल पाएगा? जब तक हमारी GDP ग्रोथ 30 लाख बच्चे और बच्चियां लेबर मार्केट में हर साल आते हैं, उसके लिए हमें 7% ऐसी ग्रोथ चाहिए जो जॉब क्रिएटिंग हो। 2.5-3% ग्रोथ के ऊपर बाकी लोग क्या करेंगे? बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, फ्रस्ट्रेट होंगे, एनार्की फैलेगी। आई थिंक ये है असल मसाइल जिसको मईशत ये कहते हैं, ये मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी
बहुत शुक्रिया हारून रशीद साहब, काबिल एहतराम हारून रशीद साहब मेरे साथ थे। वज़ीर ख़जाना कह रहे हैं कि अब IMF से मुआहदे में कोई बड़ी रुकावट नहीं है, लेकिन मेरे काबिल एहतराम माहिर मौशियत हारून शरीफ साहब फरमाते हैं कि IMF के साथ अभी भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात है। अल्लाह पाक मेरे पाकिस्तान के लिए बेहतर करे, और अगर IMF को कुछ तहफ़्फ़ुज़ात है तो मुझे यकीन है कि मौजूदा हुकूमत जो है ये इस मंजिल को लेकर आगे इंशाल्लाह ताला ज़रूर चलेगी और पाकिस्तान तरक्की करेगा। आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे फेस टू फेस में 7:03 पर। पाकिस्तान जिंदाबाद।